आज हम सामाजिक विज्ञान में समझाऊंगा आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो पेपर में आएंगे, केवल वही वही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताऊंगा कि चैप्टर में है क्या, फिर उसके बाद सीधे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपने पीछे वाला वीडियो मेरा देखा होगा, फिजिक्स का 1 घंटे का था, एक केमिस्ट्री का। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आपको पूरा पेपर फंस गया होगा। एमसीक्यू बहुविकल्प भी सारे सारे, और जो भी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सारे आपके फंसे होंगे। बहुत पेपर अच्छा कर पाए होगे, आराम से पास भी हो जाओगे अगर आपने केवल एक बार देखा होगा। और अगर 2 बार देख लिया होगा तो मतलब दो तीन तीन बार, अगर जहाँ तक मेरा मानना है 3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपके दिमाग में बात सेट हो जाती है। ठीक है, तो आप आराम से उसको पेपर में लिख सकते हो। 2 काम करने हैं सिर्फ आपको। एक बार, जैसे अब मैं ये भी वीडियो सामाजिक विज्ञान का देने जा रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से पहली बार देखना है, बहुत ध्यान से देखो पहली बार में। ठीक है, दूसरी बार एक और बार देख लो वीडियो, रिवाइज कर लो, चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी। रिवाइज बहुत जरूरी है। और फिर एक बार अपनी कॉपी पे लिख के भी देख लो। ठीक है, पेपर से पहले वो जो लिखा हुआ है उसको देख के चले जाना, लेकिन 2 या 3 बार वीडियो जरूर देख लेना। उससे क्या होगा, दिमाग में बात सेट हो जानी चाहिए आपके। पूरा पेपर करके आओगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी तैयारी पहले से ही है तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, गलती ये मत करना कि वीडियो ना देखो। अगर आपने ये वाली गलती कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने पहली फिजिक्स और केमिस्ट्री की नहीं देखी होगी तो पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया होगा। काफ़ी कम नंबर आए बच्चों के, कॉपी चेक की मैंने, काफ़ी दिक्कत हुई मुझे। मैंने देखा कि आप यार पूरा समझा दिया तब भी आप ऐसे इस तरीके से पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हो। तो करो भाई, देखो वीडियो देखो और अच्छा पेपर करके आओ, पास हो जाओ आराम से। नहीं तो दिक्कत होएगी बहुत ज़्यादा आपको भी, और टीचर को भी दिक्कत होती है अगर बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो। और अब इतना जब मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप एक काम जरूर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, लाइक कर देना और शेयर कर दो जितना कर सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फ्रांस की क्रांति। सबसे पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में बात करूंगा। फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया बास्तिल का दुर्ग। बास्तिल का दुर्ग, या फिर 14 जुलाई 1789, ये जो डेट है इसी का पूरा रोल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बात किसकी चल रही है, फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, अब देखो है क्या यहाँ पर, एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई जाती हैं? क्लियर दिख रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल साफ है ना। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है। चलो ठीक है, वो देख लो। बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई क्यों जा रही हैं। जैसे साइंस है, साइंस क्यों पढ़ते हो आप लोग? साइंस से सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। अवेयरनेस, जागरूकता, आसपास आपके हो क्या रहा है। ठीक है ना। मैथ्स से आपको क्या पता चल रहा है? मैथ्स से आपको, ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सामाजिक विज्ञान, कोई भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, उसका अलग ही रोल है, अलग ही इंपॉर्टेंस है, अलग ही मजा है। ठीक है, जैसे मैं आपको हर एक चीज़ बार बार बताता हूँ, रोहित शर्मा, क्या बताता हूँ मैं आपको, कि अगर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत वो रहता है ना, चलो यहाँ घूमने जा रहे हैं भाई, अमेरिका घूमने जा रहे हैं, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, मज़ा आएगा, नई चीज़ देखने को मिलेंगी। होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? उधर बैठो आप लोग, एक सेकेंड। तो बच्चों, साइंस जो आसपास हो रहा है बहुत जानना जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप पैदा इसलिए हुए हो, आपको जानना है चीज़ों को, क्या हमारे ब्रह्मांड क्या है, सारी चीज़ें हैं क्या। साइंस में ये सब सीखते हो कि नहीं सीखते हो? मैथ्स में अगर सीख रहे हो कैलकुलेशन, बिना मैथ्स के तो साइंस का कुछ हो ही नहीं सकता भाई। मैथ्स नहीं होगी, सारी कैलकुलेशन नहीं होंगी। मैथ्स में जो भी साइन कॉस थीटा वो सब फिजिक्स साइंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैथ्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और मैथ्स से सबसे बड़ी चीज़ है, मैथ्स में जब आप सवालों में, जैसे साइंस है, साइंस तो आपने पढ़ ली, कोई चीज़ किसी टीचर ने बता दी, आपने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। मैथ्स में एक तो ठीक है साइंस की हेल्प कर रही है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैथ्स की क्या होती है, मैथ्स जब अगर आप कर रहे हो, तो आप जब मैथ्स में सवाल पे दिमाग लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो करने की, तब आपका दिमाग भी डेवलप हो रहा है, दिमाग तेज हो रहा है। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ ही है। ठीक है, इसके वजह से आप सोच रहे हो कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, जरूरी है सीखना। बाहर जाओगे तो कैसे बात करोगे लोगों से। ठीक है, ज़्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जा रही है, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक विज्ञान क्यों जरूरी है? देश के बारे में, केवल देश के बारे में जान रहे हो भाई। अपना इतिहास, जब तक आप अपना इतिहास नहीं समझो, जो सारी चीज़ें, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, सबसे पहले इतिहास की बात करें, जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा, आपको अपना बीता हुआ कल नहीं पता होगा, तो जब तक आप अपना आने वाला कल कैसा हो सकता है तो उसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। आपको अपना बीता हुआ कल जरूर पता होना चाहिए। एक उसने कहा है, दार्शनिक ने, जैसे एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, रूसो कौन था, एक दार्शनिक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी एक दार्शनिक ने यह कहा था कि अगर आपको इतिहास अपना नहीं पता है तो आप पर कब्जा करना बहुत आसान है, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है।
समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर आपको इतिहास नहीं पता अपना, अपनी हिस्ट्री नहीं पता, सबको अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कहाँ से आए हो आप, कैसे आए हो। यहाँ तक कि ये तो बड़ी हिस्ट्री होगी, छोटी मोटी हिस्ट्री भी नहीं पता होनी चाहिए आपको, आपके दादा परदादा सबके बारे में पता होना चाहिए। आ रही बात समझ या नहीं? ठीक है, तो इतिहास जरूरी है। भूगोल क्यों जरूरी है भाई? भूगोल तो जरूरी है ही है, जब आपको पता ही नहीं कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, हमारी पृथ्वी कैसी है, मजा कैसे आएगा? जहाँ आप रह रहे हो उसी के बारे में, अपने घर के बारे में नहीं पता आपको, पृथ्वी के बारे में नहीं पता, भूगोल इसलिए जरूरी है। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में पूरा संविधान है आपका। संविधान मतलब देश चल कैसे रहा है, जब तक यही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा भाई? जब तक आपको अपने देश कैसे चल रहा है, आपके अपने अधिकार नहीं पता है कि आपके अधिकार क्या हैं, ठीक है, तब तक आप अपने अधिकार ले कैसे पाओगे किसी से? बहुत जरूरी है। अभी सब यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम। और चौथा आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब पूंजी, मतलब कैसे, मतलब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, तो पूंजी से रिलेटेड, मतलब आप जैसे अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन भी आया होगा कि जैसे मान लो कोई देश है, पैसा तो खुद ही अपने अपने आप छापते हैं, वो पैसा मतलब छापने की मशीन तो देश में ही है, तो क्यों देश में लोग गरीब हैं? गवर्नमेंट को पैसे छाप देने चाहिए, बहुत सारे दे दे, बांट दे गरीबों में। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं बांट सकती ऐसे? ये सब आप अर्थशास्त्र में समझते हो कि क्या है क्या नहीं है पूरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? कंप्यूटर तो इंपॉर्टेंट है ही है, कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट है। तो फिलहाल मैंने अभी थोड़ा बहुत स्पीच देने का क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे मेरी भी यही मेंटेलिटी थी जब बचपन में, मैं सोचता था यार सामाजिक विज्ञान कैसा सब्जेक्ट है यार, फालतू का सब्जेक्ट है, कोई महत्व नहीं है इसका। महत्व है, इसका भी महत्व है, इसको भी समझना पड़ेगा, समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। 9th-10th में ही है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ना भी नहीं है आपको, साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो, अगर साइंस लोगे तो आपको सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करें अब, शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये सब क्या पढ़ रहे हो? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। पहले चैप्टर का सामाजिक इसमें इतिहास में क्या, फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ से क्या, ये सबसे पहली क्रांति है। सबसे पहली क्रांति मतलब जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने हिसाब से पूरे देश को चलाते थे, ठीक है। जैसा जनता से कह देते थे वैसा उनको करना पड़ता था। अत्याचार करना चाहे तो अत्याचार भी कर सकता है, अच्छा राजा हो तो अच्छे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, बुराइयां फैली हुई थी पहले समाज में। तो ऐसी सबसे पहली क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति, जहां से मतलब लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेट लिख दी मैंने 14, और जो चैप्टर, अगर चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आप चैप्टर को पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले 14 जुलाई 1789 के बारे में बताया जाता है थोड़ा बहुत कुछ, फिर कहानी फ्लैशबैक में चलती है। कभी देखिए मूवी फ्लैशबैक में चलती है, मतलब जो फाइनल, जो मतलब कुछ हुई हो घटना, वो सबसे लास्ट वाली वो दिखा देते हैं, फिर पुराना दिखाते हैं कि कैसे ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही चैप्टर भी इसी तरीके से चला है। 14 जुलाई 1789 की जो घटना है, कौन सी, वास्तुल के दुर्ग पे जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, उसको जीता था वास्तुल के दुर्ग को लोगों ने। तो उसके बारे में पहले बताया, फिर बताया कि यहाँ तक कहानी पहुंची कैसे। एक था लुइस 16 नाम का कौन से नाम का राजा था? लुइस 16। ये बहुत अत्याचार करता था। 16 कैसे लिखेंगे हैं? 16 कैसे लिखा जाएगा? यूं, लुइस 16 ये बहुत अत्याचार करता था, ठीक है। तो इसके अत्याचार को खत्म करने के लिए क्या हुआ कि बास्तिल की जगह थी वहां पर, क्या है, बास्तिल, बास्तिल का दुर्ग था। क्वेश्चन आएगा, ये डेट ध्यान रख लेना, डेट पूछी जाएगी ये, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था किसने? क्रांतिकारियों ने। क्रांति, जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एक क्वेश्चन उससे बनेगा ही बनेगा, जितना भी चीज बोर्ड पे लिख दूं। तो क्या हुआ था, बहुत ध्यान से स्टोरी समझते जाना। मैं चेक कर लूं सही दिख रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो ध्यान से समझते हो, बास्तिल का दुर्ग, ठीक है। यहां पर क्या रखा जाता था? कैदियों को रखा जाता था। लुइस 16 किसको रखता था यहां पर? कैदियों को। कौन से कैदी? वो भी राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदी का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई आवाज उठा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हमें हमारे अधिकार दो। जैसे अब तो आपके संविधान में, हमारे संविधान में तो हमारे अधिकार हैं, हम उनको अधिकार को ले, मतलब अगर हमें नहीं मिल रहे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राजनीति, जैसे कोई अपने अधिकार मांग रहा है, ठीक है, तुरंत उसको कहाँ पर डाल दिया? जेल में डाल दिया। जेल कहाँ पर थी? बास्तिल का दुर्ग, मतलब एक जेल ही थी ये क्या है? एक जेल है बास्तिल का दुर्ग। तो राजनीतिक कैदियों को यहाँ डाल दिया जाता था। बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया किस पे? वास्तुल के दुर्ग पर। वास्तुल के दुर्ग पे आक्रमण कर दिया और यहाँ पे विजय भी हासिल कर ली। कौन से दिन, डेट क्या थी ये?
14 जुलाई 1789 की घटना थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि वास्तल का दुर्ग क्या था, क्या महत्व है इसका, तो बता दोगे यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। लुई 16 यहाँ पर कैदियों को रखता था, उन पर अत्याचार होते थे। तो इसी तरीके से ये सब लिख दोगे। ठीक है, और आपसे पूछे कि 14 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है, तो आप बता दोगे 14 जुलाई का क्या महत्व है। 14 जुलाई है, 16 जुलाई है, 14 ही है। तो 14 जुलाई पे क्या हुआ था, वास्तल के दुर्ग पर क्रांतिकारियों ने आक्रमण कर दिया था, उस पर विजय हासिल कर ली थी। विजय हासिल कर ली तो क्या हो गया था, यहाँ पर निरंकुशता का अंत हो गया। निरंकुशता का क्या हो गया, अंत। निरंकुशता का अंत हो गया। और किसकी विजय हुई, लोकतंत्र की विजय हुई। किसकी विजय हुई, लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र मतलब, हाँ, लोगों को, डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन। मतलब हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। किसकी गवर्नमेंट है इस टाइम इंडिया में, है बीजेपी की। बीजेपी की नहीं, लोगों की गवर्नमेंट है। आपने बीजेपी को चुना है, आपने मोदी जी को चुना है, तो आपकी गवर्नमेंट है इस टाइम, मोदी जी की नहीं है। लोकतंत्र है इंडिया में हमारे। ठीक है, तो किसकी निरंकुशता का अंत हुआ, लोकतंत्र की विजय हुई। ठीक है, कैसे, जब क्रांतिकारियों ने आक्रमण कर दिया वास्तव, और ये सब जितने भी कैदी थे इनको छुटा लिया। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। आगे बढ़ो फटाफट। अब देखो बच्चों, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शले क्या है, ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हमारा जनगण मन बोलते हैं, हमारा अगर आपसे पूछोगे जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्रगान है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है भाई ये मार्शले। मार्शले बोलते रहते होंगे वो। डेमोक्रेसी, अभी जो मैंने बताया डेमोक्रेसी, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है शब्द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यूनानी लैंग्वेज से। कहाँ से, यूनानी लैंग्वेज से। वाटरलू युद्ध वाटरलू युद्ध क्या है, देखो इसके वजह से लुई 16 तो वहाँ पर क्या उसका अंत हो गया था। जो 14 जुलाई ये घटना बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें और चली थी, पर लुई 16 का अंत हो गया। फिर कौन आया शासन करने, नेपोलियन। नेपोलियन कोड था इसका। नेपोलियन कोड मतलब समझते हो, मतलब जैसे हमारा संविधान है, ठीक है, तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चल रही हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पर क्या नेपोलियन कोड था, नेपोलियन कोड के अनुसार सारी चीज़ें चलती थी। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वही सारी सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेपोलियन का शासन चला था। तो लेकिन नेपोलियन का भी अंत हो गया था, कौन से युद्ध से हुआ था, वाटरलू के युद्ध से। कब हुआ वाटरलू के युद्ध, 1815 में। क्या हो गया था यहाँ पर, नेपोलियन का अंत हो गया यहाँ पर। नेपोलियन भी पहले तो स्टार्टिंग में इसने शासन सही किया, लेकिन बाद में सब बेकार हो जाते हैं, इसने भी फिर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो फिर 1815 में इसका युद्ध हो गया था। ठीक है, नेपोलियन का इवेंट हो गया। रूसो कौन है, एक दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक का क्या मतलब है, नेपोलियन के टाइम पर ही था, बताता था कि ऐसा होता है वैसा होता है, जो मतलब अपने दर्शन शास्त्र, जो दर्शन मतलब जैसे अपनी किताब वगैरह लिखता है, तो इस तरीके से समझ गए होगे आप क्या बता रहा हूँ। अब बच्चों अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर क्या है, रूसी क्रांति। ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो पहले चैप्टर में जो बता दिया वो तो इंपॉर्टेंट था। दूसरे चैप्टर में जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझते रहना क्या बता रहा हूँ मैं। एक एक मतलब आपको जैसे ऐसा नहीं रटा रहा हूँ कोई चीज़ कि ये चीज़ रट लो, मतलब कंसेप्ट बता रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले में क्या चल रहा था, लुई 16 का शासन, सारी चीज़ें उसी के आसपास चल रही थी। अब यहाँ पर रूस के बारे में, अच्छा आपको एक बात पता है, जैसे वर्ल्ड मैप अगर आप देखो तो ये इधर रूस है पूरा, रूस का हमारी इसमें ही आता है, किसमें, एशिया में। यूरोप है पूरा इधर, रूस के बराबर में यूरोप है, इतना बड़ा नहीं है, ऐसा यूरोप है, उसमें छोटा सा एक देश फ्रांस है। तो फ्रांस की क्रांति पढ़ ली अभी हमने इससे पहले चैप्टर में। ठीक है, समझ लिया, हाँ वो लुई 16 ये वो फलाना फलाना ढिमका चल रहा था। अब आ गए हम इधर किधर, रूस पर। ठीक है, रूस में क्या चल रहा था, कैसी क्रांति हो रही थी, क्या हो रहा था, क्या गतिविधियां चल रही थी, उसके बारे में समझ रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ध्यान से सुनते रहो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी हम कहाँ पर थे, किस डेट पे थे, ध्यान है आपको, 1789, याद रखना डेट मत भूल जाना, 14 जुलाई 1789। अब कहाँ पहुँच गए, सीधे 1905 पर। ठीक है, 1905 में पहुँच गए। यहाँ रूस में जो क्रांति हुई क्या क्या थी, इसको ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, 1905 की रूसी क्रांति में खूनी रविवार, क्या, खूनी रविवार, रविवार सही लिखा है मैंने, ये खूनी है भाई, इसीलिए मैंने लाल से लिखा है, देख रहे हो,
खूनी रविवार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी, यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा था, रूस में क्या चल रहा था, वहां पर तो लुईस 16, यहाँ पर है जार निकोलस। कौन है? जार निकोलस। ये अत्याचार कर रहा था यहाँ पर रूस में, ठीक है। ये इसका शासन चल रहा था, सम्राट था ये वहाँ का, रूस का, और इसके अत्याचार चल रहे थे। ये क्या कर रहा था, इसके जो अधिकारी थे वो गरीब लोगों को दबाते थे, उन पे अत्याचार करते थे, यही सब प्रॉब्लम चल रही थी। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ था, लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, 1905 में। डेट थी शायद 7 जनवरी। डेट क्या थी? 7 जनवरी 1905। इस दिन पर क्या क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी मांग माननी चाहिए। हाँ हाँ सॉरी, 9 जनवरी 1905 को लोग इकट्ठे हुए, क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हुए। तो उसने जार निकोलस ने क्या कहा अपने अधिकारियों से कि गोली चला दो। अंधाधुंध गोली चला दी गई, बहुत बेकसूर लोग मारे गए, ठीक है, बहुत बेकसूर लोग मारे गए। इसीलिए इसको क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कौन राजा था वहां का रूस का? जार निकोलस। 1905 की क्रांति, क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। क्या हुआ था, जार निकोलस ने अपने अधिकारियों से कह दिया गोली चला दी, गोली चला दी, ठीक है। तो गोली चलाई तो बहुत सारे लोग मारे गए, क्रांतिकारी 79 लोग मारे गए। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खूनी रविवार की घटना। याद रहेगी इतनी बात मेरी, लिख लोगे पेपर में, ठीक है। अब आ जाओ 1917 की रूसी क्रांति पर। यहाँ पर क्या हुआ था, अभी भी वही चल रहा है, जार निकोलस के अत्याचार चल रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, अक्टूबर की क्रांति, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अक्टूबर की, कोई बात नहीं, रविवार है तो टेंशन क्या को ले रहे हो। तो अक्टूबर की क्रांति। अब यहां पर एक डेट बहुत ध्यान से सुनना मेरी, एक डेट क्या, 2 डेट सुननी पड़ेंगी, 7 नवंबर और 25 अक्टूबर। 7 नवंबर 1917 और 25 अक्टूबर 1917। तो एक्चुअली में जो डेट थी, ये जो क्रांति हुई थी 1917 की रूसी क्रांति हुई थी, ये कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को। लेकिन इसको अक्टूबर की क्रांति क्यों कह रहे हैं? 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 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 डेट क्या थी? 25 अक्टूबर 1917। समझ पा रहे मेरी बात को? डेट तो थी 7 नवंबर, बट पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये वाली डेट क्या थी? इसी डेट को 15 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1917 बोला जा रहा था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लिख लोगे इस बात को भी, दोनों डेट याद रहेंगी, 7 नवंबर 25 अक्टूबर। हुई तो इस दिन थी ये वाली अक्टूबर की क्रांति, इस दिन हुई थी, बट क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये डेट 25 अक्टूबर थी, इसलिए इसको 1917 की रूसी क्रांति, अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन ये आएगा, रूस की क्रांति 1917 की के कारण, जो 1917 की रूस की क्रांति थी, इसके क्या कारण रहे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसमें क्या क्या हुआ था। तो 1905 की रूसी क्रांति का प्रभाव देखो, रूस में 2 क्रांति हुई, 1905 में, 1917 में। 2 क्यों हुई? अरे सफलता नहीं मिली होगी ना 1905 में, 1905 में सफलता नहीं मिली तो 1917 में दोबारा करनी पड़ी। तैयारी चल रही थी 1905 से 17 तक, कितने साल हो गए? 12 साल तक तैयारी करी क्रांतिकारियों ने, फिर उनको सफलता भी मिली, ठीक है। अंत हो गया, किसका अंत हो गया? निरंकुशता का अंत हो गया। 1917 की रूस की क्रांति हुई, इसमें निरंकुशता का अंत हो गया, और किसका उदय हुआ? लोकतंत्र का। वही चीज, 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, निरंकुशता और लोकतंत्र। निरंकुशता का अंत और लोकतंत्र का विजय। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 1917 में यही सब हुआ था। कारण क्या थे इनके? ये सब जो क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण है 1915 की क्रांति का प्रभाव। जो 1905 में जब क्रांति हुई थी, तब मैंने भी बताया खूनी रविवार वाली घटना हुई थी, तो उस टाइम हार जरूर गए थे क्रांतिकारी, लेकिन उनके अंदर क्या, लोकतंत्र के लिए बैठ गया कि हमें लोकतंत्र चाहिए। और दूसरा, जार निकोलस था, उसके प्रति क्या हो गई?
गुस्सा बैठ गई कि इसने मतलब गोली चलवा दी हमारे ऊपर, ऐसा कैसा करवा दिया इसने, तो उनके अंदर गुस्सा बैठ गया कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारे इंडिया में भी क्या हुआ था, जब 10th में आओगे तो इंडिया का भी आप क्रांति पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, इंडिया के लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, किसने कराया था जलियांवाला बाग हत्याकांड? चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे, अगली क्लास, अगले साल। तो 1905 की क्रांति का प्रभाव पड़ा भाई, हार जरूर गए, लेकिन जार के प्रति क्या हो गया, जार मतलब वहाँ का राजा जार निकोलस, रूस का राजा जार निकोलस, उसके प्रति क्या हो गया कि उसके प्रति दुर्भावना पैदा हो गई, उसके लिए गुस्सा पैदा हो गया, आक्रोश पैदा हो गया क्रांतिकारियों के मन में और देशवासियों के मन में। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ा 1917 की क्रांति के लिए 1905 वाली क्रांति का। रूस में बौद्धिक क्रांति मतलब बौद्धिक क्रांति का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना किताब वगैरह लिखना शुरू कर दी, उससे अपना प्रचार किया कि ये सब गलत हो रहा है, कि इस तरीके की नीति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होनी चाहिए। दो चीज़ आ गई थी, मार्क्सवाद, बाद में आया फिर लेनिनवाद। ठीक है, कुछ वर्ड आप चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी पे, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ। बौद्धिक क्रांति का मतलब मार्क्सवाद लेनिनवाद आया, उससे क्या हुआ, लोगों ने पढ़ी, उनकी किताब पढ़ी, उनकी विचारधाराएं पढ़ी, उन्होंने समझा कि किस तरीके से देश होना चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या बुराइयाँ ये हटनी चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो दार्शनिक था, ये दार्शनिक थे, मतलब ये अपनी विचारधाराएं देते थे कि इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? अपनी किताब में लिख के ये प्रचार करते थे। 1905 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ था, आक्रोश जनता में, क्रांतिकारियों में क्या आ गया, आक्रोश। किसके प्रति, जार निकोलस के प्रति, जार के प्रति के लिए। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इससे आप दो तीन लाइन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? मैं केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आक्रोश पैदा हो गया, घृणा पैदा हो गई, किसके लिए, जार के लिए। यहाँ पे मार्क्सवाद लेनिनवाद, इनकी किताब लिखी इन्होंने, इनको पढ़ा लोगों ने और समझे किस तरीके से क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ होनी चाहिए। जार की दमनकारी नीति, वही चीज़ आ गई यहाँ पर। जार, क्योंकि जार बहुत अत्याचार कर रहा था, उसकी दमनकारी नीति थी, इसीलिए जनता के मन में, लोगों के मन में उसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था और वो चाहते थे कि क्रांति चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हर संभव, जनता ने, क्रांतिकारियों ने हर संभव प्रयास किया। क्रांतिकारियों की तैयारियाँ आप समझ ही गए होगे, 1905 से लेकर 1917 तक तैयारी कर रहे थे क्रांतिकारी। ठीक है, ये बात तो अब लिख ही लोगे। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना, सबसे बड़ी गलती रूस से यही होगी, प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक, 4 साल हुआ था, ध्यान होगा आपको, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, बहुत सारे देश आपस में सेंट्रल पावर, अलाइड पावर बदल गई थी। इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हम, इस सब पे डिस्कशन करते हैं हम कब, अगर आपका तीसरा वाला चैप्टर होता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हटा दिया गया सिलेबस से। कौन सा, ये वाला, क्या नाम है उसका, हिटलर वाला अगर चैप्टर है नास्तिज्म, तो उसमें अगर 1914 प्रथम विश्व युद्ध आधा, कोई बात नहीं। फिलहाल प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 में हुआ जी, 1917 भी तो इसी के बीच में पड़ रहा है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, लाइक और शेयर करते रहना भाई लोग, आप देखते रहो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर में आएगा ही आएगा, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, आप भी इतना करो, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियो और शेयर कर दो अपने दोस्तों पे, जो मतलब 9th क्लास में, उनको शेयर कर दो कि देख लो भाई, बहुत फ़ायदा होगा। तो 1917 बीच में पड़ रहा है, क्या हुआ होगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण, क्या हुआ होगा, आपको क्या लग रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ होगा, हैं? अरे क्या प्रभाव क्या पड़ा होगा, फायदा हुआ होगा ना कुछ, रूस की क्रांति के कारण में, क्रांति जो हुई, क्रांति मतलब जीत गए क्रांतिकारी, तो क्या फायदा क्या हुआ होगा प्रथम विश्व युद्ध की वजह से इनको, सेना प्रथम विश्व युद्ध में लग गई। ठीक है, क्रांतिकारियों को फायदा हो गया। ठीक है, सेना उधर लगी हुई है, क्रांतिकारी इधर अपना क्रांति कर रहे हैं, मतलब अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो जो राजा था उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ गया। अब वो क्या करे बेचारा, के युद्ध संभाले कि इधर क्रांतिकारियों को संभाले, तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा कारण था रूस की क्रांति होने का, रूसी सेनाओं की पराजय, और पराजय भी होगी रूसी सेना की। ठीक है, रूसी सेना मतलब पराजित हो गई, किससे, क्रांतिकारियों से। क्यों, सेना दो जगह अपना दिमाग डाइवर्ट हो गया उसका। पूंजीपतियों द्वारा जनता का शोषण, और क्या होता, पूंजीपति समझते हो, पैसे वाले लोग, तो पूंजीपति क्या करते थे, जनता का शोषण कर रहे थे, तो इसीलिए और ज़्यादा उनके मन में आक्रोश था, जनता के मन में, कि मतलब हमारा तो दमन हो रहा है, हमें अत्याचार हमको सहने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब
ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर ये लोग भी थोड़ा मदद कर रहे होते, पूंजीपति भी मदद कर रहे होते, तो इतनी दिक्कत ना हो रही होती उनको। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में थे। कौन लोग? आम जनता, क्रांतिकारी आम जनता बहुत परेशानी में थे। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण था किसका? रूसी क्रांति का। बात समझ में आ गई आपको 100%? मैंने सारा कुछ समझा दिया। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आप समझ लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है? ध्यान से देख लो इसको एक बार आप। अब जो जल्दी से ये 3 क्वेश्चन बता दो। खूनी रवारी घटना कब हुई? डेट क्या थी? 1905। जनवरी कितनी थी? 9 जनवरी 1905। अक्टूबर की क्रांति की डेट क्या है? नवंबर 1917। डेट 6 नवंबर। देखो उसमें नवंबर तो लिख ही दिया। वैसे 7 नवंबर को हुई थी, लेकिन स्टार्ट की बात करें तो 6 नवंबर लिख देना आप। स्टार्ट कब हुई? 6 नवंबर, ठीक है। 8 नवंबर को अंत भी हो गया, 7 नवंबर को मेन था। 1917 की क्रांति का परिणाम क्या था? जार शाही का अंत। क्या हो गया? जार शाही का अंत हो गया। जार का ही तो शासन चल रहा था, तो उसकी शासन शाही का अंत हो गया था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, बुग्याल किसे कहते हैं? क्या? बुग्याल। जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, यहाँ पर थोड़े घास के मैदान भी होते हैं। क्या होते हैं? घास के मैदान, तो उसी को बुग्याल कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर, याद रहेगा, ऊंचे पहाड़ों पर घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा भूगोल समझा दूंगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब पूरा भूगोल जो जो आपके सवाल आ सकते हैं वो सारे बता दूंगा। मैप से बता दूंगा, थोड़ी बहुत चीज़ें मैप की भी आती हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, शेयर कर दो जितना कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? देखो यहाँ पर हमारे एक भारत से एक रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है? तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये पता करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, गर्म चीज़ बदतमीज। क्या है? गर्म चीज़ बदतमीज। ठंडी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं, गर्म चीज़ ही अच्छी होती है। बदतमीज मतलब कुछ गलत मतलब नहीं है इसका। सबसे पहला था गरम। गरम मतलब गुजरात। क्या? गुजरात। रा से राजस्थान, राजस्थान। माँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चा से, देखो वैसे एक्चुअली CH होता है, जहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं तो CH लिखा जाता है। चीज को क्या लिखते हैं? CH डबल ई। हाँ, तो यहाँ से क्या आता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। जा से क्या है? जा से जे मतलब झारखंड। क्या आ जाता है? झारखंड, झारखंड। बा से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम नहीं, दिमाग खराब है तुम्हारा। पश्चिम तमिलनाडु कहाँ से आ जाएगा यहाँ? ता से त्रिपुरा, मा से मीज से मिजोरम। कहाँ पर है ये? सबसे पहले ये आती है गुजरात से। कहाँ से? गुजरात, थोड़ी ऊपर से है ये, तो कोई बात नहीं। गुजरात आता है, फिर थोड़ा सा राजस्थान को काटती है, फिर मध्य प्रदेश को काटती है। मध्य प्रदेश के बाद ये काटती है आपको छत्तीसगढ़ को, थोड़ी ऊपर से लेनी पड़ेगी ये। अरे यार, मार कर गिर रहा है। यूं करके है थोड़ी सी, यूं मान लो। तो किस किस को काट रही है ये? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उड़ीसा को नहीं काटती। किसको नहीं काटती? उड़ीसा को नहीं काटती। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको नहीं काटती है? तो उड़ीसा, ठीक है। एक पूछा जाता है राजस्थान को काटती है? हाँ, काटती है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इन सब राज्यों को काटती हुई जाती है कर्क रेखा, ठीक है। कहाँ पर होती है कर्क रेखा? जैसे हमारी पृथ्वी है, ये बीच में होती है विषुवत रेखा, ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। कौन कौन सी रेखाएं हैं ये कर्क है, हाँ, काल्पनिक, कर्क, विषुवत और ये मकर। याद रहेगा आपको, ठीक है। तो हम ये रेखाएं पृथ्वी है पूरी,
ठीक है। कर्क रेखा बीच वाली विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में। लेकिन उससे ऊपर कितने 23 डिग्री, कितने पर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे क्या सी है, मकर रेखा है। ठीक है, हमारा भारत यहाँ पर है, मतलब पृथ्वी के यहाँ पर है, इस जगह पे। कौन से गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत? ऊपरी या नीचे वाला? नीचे वाले को पश्चिमी दक्षिणी कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी। तो उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन तो पता ही होंगी आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी। ठीक है, तो हमारा क्या है, उत्तरी में है, याद रहेगी ये वाली बात। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा किसको नहीं काटती? उड़ीसा को नहीं काटती। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, हाँ हाँ, अब मैं विषुवत रेखा बोल दिया था अभी, कर्क रेखा। ये किसको काटने वाले देश हैं? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को काटने वाले देश नहीं, राज्य। कौन से हैं? क्या हैं? राज्य। कर्क रेखा को काटने वाले ये सब कर्क रेखा काटती जा रही है इनको। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यहां पर ये भारत यहां पर है तो कर्क रेखा ही तो काटेगी भारत के राज्यों को। ये इधर मैंने भारत का नक्शा बनाया है, क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान भारत का एक और भाग है, अंडमान निकोबार। कहां पर है? यहां पर अंडमान, ऊपर वाले को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को निकोबार। दोनों, ये इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, वहां है ना? बोलो, ये मिटा दूं, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इधर इधर जो समुद्र है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इधर बोलते हैं अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार कहां स्थित है? बंगाली खाड़ी में। याद रहेगा ये सवाल आपको? अंडमान निकोबार कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। हाँ, और क्या, लोग रहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे लोग। ये बहुत ध्यान से, अभी नदियों के बारे में वैसे तो पूरा बताऊंगा मैं, लेकिन ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ये एक नर्मदा नदी है, यहां से निकलती है, यूं करके आके अरब सागर में गिरती है। कहां से निकलती है? कौन सी जगह से निकलती है? जगह का नाम क्या है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। तो नर्मदा नदी कहां से निकल रही है? अमरकंटक से निकलती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। दो ही अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, याद रहेगा आपको ये वर्ड ध्यान रखना। अमरकंटक नदी कौन सी है? नर्मदा। कहां से निकल रही नर्मदा नदी? अच्छा, हमारी गंगा नदी, ये तो अमरकंटक हो गया। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा जी ने कहां से निकलती हैं? अरे उड़ा दूंगा चीन में से। गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री। हाँ, गंगा जी निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, हमारी जो गंगा है वो हमारी लाइफलाइन है। क्या है? हमारे देश की लाइफलाइन। बहुत सारे राज्य इसी पे निर्भर करते हैं, इस तरीके से चलती है ये। गंगा नदी देख लो, इस तरीके से आके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सारी नदी बंगाल में गिरती है, केवल नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर। हाँ, ताप्ती भी इसी के यहीं पे नीचे है। ठीक है, उसको छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी के लिए, बाद में कभी पढ़ाऊंगा। तो इतनी बात समझ में आई? गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से। नीचे एक नदी है गोदावरी। कौन सी? ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब ये कहां से निकलती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण की। हाँ, तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण क्यों? नीचे की तरफ दक्षिणी तो है, ऊपर पूरब, नीचे दक्षिण। बता दिया मैंने अभी, दक्षिण, ऊपर उत्तर, पूरब नहीं उत्तर, ऊपर उत्तर। ये उत्तर उत्तर है भारत का, नीचे दक्षिण है। समझ रहे हो मेरी बात को 100%? दक्षिण की गंगा किसको कह रहे हैं? गोदावरी को। गंगा कहां से निकल रही है? गंगोत्री से। नर्मदा कहां से निकल रही है? अमरकंटक से। याद रखना सारी बातें मेरी। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। ये गंगोत्री हो गई, यहां से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी?
पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? सिंधु। सिद्धू नहीं, सिंधु। सबसे लंबी, सबसे लंबी, हाँ ठीक है, सबसे लंबी नदी है। कहां पर गिरती है? पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में। बात याद रहेगी आपको मेरी? मैप से बता रहा हूं सारी चीजें, मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहां से निकल रही है सिंधु नदी, इधर जाके गिर जा रही है। एक क्वेश्चन नदी पे भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहां पर है, वो भी अभी बताऊंगा। आधी चीजें यहीं पे क्लियर हो जा रही हैं। ठीक है, ये सिंधु नदी हो गई, ये गंगा नदी हो गई। और इससे क्या पूछ लेता है आपसे? नदियों से एक सवाल, नदियों से आपसे पूछ लेगा गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, मैंने बता दिया आपको। सहायक नदी, देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनोगे मेरी। देखो यहां से निकलती है यमुना, क्या निकलती है? यूं आके इसी में गंगा में जाके मिल जाती है। कहां पर? कहां पर मिल जाती है गंगा में जाके? इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट नहीं कहां मिल जाती है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब और भी नदी आके मिलती हैं किसमें? गंगा में, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना। सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। याद रहेगा कि नहीं? सहायक नदी जो सहायता करती है, जो उसमें आके मिल जाती है, और भी बहुत सारी मिलती हैं इसमें। ठीक है, हाँ सारी नदी मिलके बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत बड़ी समस्या तो पूछते जाना मुझसे। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का शोक, ये मैं बना दे रहा हूं यहां पर एक नदी है, कौन सी? दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर। दामोदर नदी है, ये पश्चिम बंगाल में बहती है। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में बहती है, बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बाढ़। इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का, किसको कहते हैं बंगाल का शोक? याद रख लेना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहती है ये। ठीक है, और क्या याद रखोगे आप? अब देखो बच्चों, आपको ये बताना है, ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं और लाल से कुछ इधर बनाए हुए हैं। आपको बताना कौन सी चीज कहां पर है। सिंधु नदी कहां पर है? ये वाली सिंधु नदी है, सही बात है। ठीक है, यूं करके वैसे तो इतनी बनाई है, लेकिन आती तो पूरी यूं करके है। ठीक है, सतलज नदी कौन सी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की कौन सी? सतलज। मतलब ये सतलज आके वैसे इसी में मिल जाती है, किसमें? सिंधु में। तो ये कौन सी है? सतलज नदी कौन सी हो गई? ये वाली। इतनी बनाई है। लेकिन सांवर झील कहां पर है? गंगा नदी होता, गांगर। गंगा नदी कहां है? गंगा, ये गंगा ये है। झील ऑब्वियसली बात है, गोला बनना। झील मतलब पानी जहाँ इकट्ठा रहता है उसको झील कहते हैं। तो ये सांवर झील हो गई। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा, ये रही नर्मदा, थोड़ी ऊपर है वैसे तो। ब्रह्मपुत्र, ये वाली ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, समझ गए? गंगा बताई दी मैंने, ये गंगा है, आपको पता है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सांवर झील, सिंधु, सतलज। समझ गए? हाँ, और क्या? अब बच्चों इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप क्या होता है? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब इधर के द्वीप, उनके पठार, यहाँ पर जो पठार होते हैं उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है विश्व की? हिमालय। कहाँ पर स्थित है? ये रहा भैया हिमालय, ये रहा हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, पता होगा आपको। ठीक है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाई, अन्नामुडी बोलते हैं वैसे, अनाई मुड्डी लिख लो, कोई बात नहीं। अनाई, अन्नामुडी बोलते हैं इसको, अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडाई। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी मतलब देखो पूरा भारत की बात की तो माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, लेकिन पश्चिम मतलब नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है? अन्नामुडी। अन्नामुडी की पहाड़ी यहाँ है, सबसे ऊंची, पश्चिम का सबसे ऊंचा शिखर है अन्नामुडी। याद रहेगा आपको? सारे क्वेश्चन याद हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो।
अब बहुत बच्चों, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बांगर खादर, तो बांगर और खादर दो तरीके की मिट्टी होती है। ये होती है, अच्छा बांगर, बांगर से क्या एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा बंगार वाला। बंगार वाला क्या कौन होता है? बंगार वाला कबाड़े वाला, ठीक है। तो ये है पुरानी मिट्टी। कैसी है? पुरानी, नई मिट्टी, नवीन। हाँ जो भी है, समझ गए ना आप। तो बंगार पुरानी, ये नवीन मिट्टी हो गई। ये ऊंची ऊंची जगहों पे मिलती है, ये समतल जगहों पे मिलती है, ये उपजाऊ होती है। ये उपजा खाद, ये नवीन है, नई है तो उपजाऊ होगी। ये उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। याद रहेंगी सारी बातें आपको जो भी बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर मिलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। जैसे कोई मान लो बाढ़ आई, तो बाढ़ का पानी यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, यहां पहुंच जाता है। तो बाढ़ का पानी जब पहुंचेगा तो वो नई मिट्टी लेके आएगा। बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो नई मिट्टी, खादर जो मिट्टी होती है, नई नई मिट्टी आती रहती है, इसलिए उपजाऊ होती है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर मिलते हैं, कंकड़ पत्थर नहीं मिलते, कंकड़ पत्थर बह जाते हैं, मिट्टी मिट्टी रह जाती है, बच जाती है, सरकने के बाद बच जाती है। यहाँ कंकड़ के साथ क्या मिलता है? कणों के साथ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कण मिलते हैं। यहाँ पर कण नहीं पाए जाते हैं, कण नहीं पाए जाते। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरी लाइन लिखोगे बना के। यह पुरानी मिट्टी होती है, यह नवीन प्रकार की मिट्टी होती है, यह ऊंची जगहों पर मिलती है, यह समतल जगहों पर मिलती है, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, मिट्टी कम उपजाऊ होती है। पूरी पूरी लाइन लिखनी है। यहाँ कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। बांगर, कंकड़ पत्थर होगी तो उपजाऊ तो होगी नहीं। बस खादर को समझना उपजाऊ है, बंगर को समझना बांगर को उपजाऊ नहीं है, पुरानी है, ये नहीं है। याद रहेगा आपको इस तरीके से, समझ रहे हो ना। खादर मतलब खाद से समझ लो, खादर खाद वाली मिट्टी है तो उपजाऊ होगी। बांगर मतलब बेकार वाली, नवीन समतल जगह पर उपजाऊ होती है, कण नहीं पाए जाते हैं। हाँ बोलो। समतल मतलब प्लेन। ये आपको कहाँ मिलेगी? घाटियों पर, ये आपको घाटियों पर मिलेगी, और ये नदियों के पास। कहाँ पर? नदियों के पास। याद रखना, इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैंने बताई। खादर मतलब खाद से ध्यान रखना, बांगर मतलब बेकार, समझ गए होगे सारी चीज़ें आप। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको जलवायु समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आएगा भारत की ऋतुओं के बारे में, ठीक है। मानसून के बारे में आ सकता है। भारत की ऋतु, मानसून आए चाहे भारत की ऋतु आए, तो मानसून भी इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो कवर हो सकता है वो मैं करवा दूंगा, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। सबसे पहले ऋतु, 4 तरीके की ऋतु है भारत में। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, पीछे लौटते मानसून की ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के दिन, गर्मी। गर्मी कब होती है? गर्मी अप्रैल मई जून। फिर जून के बाद क्या आ जाता है? ठंड नहीं आती है। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त आने वाला मानसून। पीछे लौटने वाला मानसून ये आपका होता है लगभग दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में, ठीक है। दिसंबर ले सकते हो केवल। शीत ऋतु कौन सी होगी आपकी? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, सबका रीजन एक। जो भी ऋतु है, रीजन, ये सारी ऋतुएं किसकी वजह से होती हैं, या फिर मानसून किस वजह से होते हैं? दो चीज याद रख लेना, क्या? उच्च दाब, निम्न दाब। क्या? उच्च दाब और निम्न दाब, ठीक है। तो होता क्या है मेरे बच्चों, जो हवा चलती है, वायु चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। होता क्या है, जब गर्मियां पड़ रही हैं, क्या पड़ रही हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है? निम्न दाब हो जाता है। कैसा दाब? निम्न दाब। इधर समुद्र के ऊपर उच्च दाब रहता है,
उच्च दाब रहता है, गर्मी पड़ रही है, निम्न दाब उच्च दाब, ठीक है। जब निम्न दाब इधर है, उच्च दाब इधर है, तो धीमे धीमे करके हवाएं इधर से इधर चलेंगी, ठीक है। गर्मी पड़ रही है बहुत तगड़ी वाली, गर्मी पड़ने का रीजन क्या होता है, पृथ्वी का जैसे अगर ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का रीजन होता है समुद्र, सूरज यहाँ पर है, पृथ्वी यूं करके टेढ़ी तो है यूं करके थोड़ी सी, जब पृथ्वी घूमते घूमते कुछ इस तरीके से आ जाए, मतलब जैसे हमारा इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में है, हमारा इंडिया कहाँ पर है, जैसे बीच का है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब पृथ्वी यूं करके टेढ़ी होगी इस तरफ, हमारा सामने इंडिया पड़ रहा होगा, तब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा पड़ेगी गर्मी। तो गर्मी पड़ने का रीजन क्या है, भारत का सूरज के सामने पड़ना, भारत का सूरज के सामने, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। तब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, पृथ्वी का जो हमारा भारत वाला भाग है वो सूरज के बिल्कुल सामने पड़ता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए गर्मी पड़ती है। अब जब गर्मी पड़ेगी तो निम्न दाब होगा यहाँ पर और यहाँ उच्च दाब होगा, गर्मी की वजह से निम्न दाब हो जाता है, निम्न दाब उच्च दाब, गर्मी पड़ रही है गर्मी पड़ रही है गर्मी पड़ रही है, ठीक है। फिर धीमे धीमे करके हवाएं इधर से इधर चल रही हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो थोड़े दिन बाद जैसी गर्मी पड़ती है, थोड़े दिन बाद क्या आ जाता है, मानसून इधर आ गया, मानसून जुलाई अगस्त, गर्मी पड़ने के मई जून के बाद आ जाता है, गर्मी पड़ रही है, निम्न दाब है, इसीलिए हवाएं इधर चल रही हैं, क्या आ जाता है, मानसून, ठीक है। मानसून किसकी वजह से आ रहा है, हमारे भारत में क्या है, निम्न दाब है और इधर उच्च दाब है समुद्र के ऊपर, तो हवाएं इधर से इधर चल रही हैं तो मानसून आ जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को, हवाएं किधर से किधर चल रही हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, शीत ऋतु, शीत ऋतु मतलब सर्दी का मौसम, ठीक है। सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है, जब सर्दी पड़ती है तो यहाँ हो जाता है उच्च दाब, उच्च, और यहाँ हो जाता है निम्न दाब, तब हवाएं इधर से इधर चलेंगी। जब हवाएं इधर से इधर चलेंगी तो इधर ठंड का मौसम बन जाता है, हाँ, मतलब इधर की साइड हमारा उत्तरी भाग में यहाँ सर्दियाँ पड़ने लगती हैं। हवा तो चलती रहती है लगातार, हवा कहाँ से आएगी, हवा तो मतलब एयर अगर चल रही है तो हवा तो रहती हैं। और इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, उच्च दाब निम्न दाब हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, मानसून में लौट के आता है, जैसे यहाँ पर हिमालय पर्वत है, क्या है, तो जब हवा इधर चलती है मानसून भी चल रहा है। मानसून मतलब, मानसून का क्या मतलब है, वर्षा जो कर रहा है मानसून, इसका क्या मतलब है, जब हवा इधर से इधर चल रही है। आपने ये तो मुझसे पूछा ही नहीं कि यहाँ जब निम्न दाब था उच्च दाब था तो हवा इधर से इधर चल रही थी, हवा के साथ साथ समुद्र का पानी भी तो चल रहा है, हवा के साथ साथ जलवायु, ठीक है, हवा के साथ साथ समुद्र का पानी भी चल रहा है, ठीक है, तो वो जाके फिर इधर वर्षा कर देता है गर्मी की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ, पहाड़ों जो हिमालय से टकरा के जब वापस आता है तो भाई लौटता हुआ मानसून होता है। लौटता हुआ मानसून क्या है, जब पहाड़ों से टकराकर, हिमालय पर्वत से टकराकर मानसून या फिर जलवायु पीछे की तरफ लौटती है तो उसको क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। हाँ, और बढ़ता हुआ मानसून क्या होता है, जब गर्मी के वजह से निम्न दाब होता है और समुद्र के ऊपर उच्च दाब होता है, तो जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं तो मानसून बढ़ता है, भारत की ओर बढ़ता है। हमारा पानी कमी, हिमालय से रुक जाती है वर्षा, पानी बढ़ता ही नहीं है। मौज करो चाइना वाले। हमारा देश किधर है, कैसी बात कर रहे हो तुम, तमाड़े, वो तमाड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तमाड़े आ रहे हैं क्या। बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन वो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है। चेरापूंजी कहाँ पर है, हिमालय में, हिमालय में, मेघालय में। चेरापूंजी कहाँ पर है, मेघालय, ये है हमारा मेघालय, क्या है ये, मेघालय। अच्छा, चेरापूंजी जो जगह है ना वो तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, तीनों तरफ से। जब वो जलवायु आएगी, ठीक है, जो बताया था उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही हैं हवाएं, जब जलवायु आएगी तो सारी तरफ से टकरा के यहीं वर्षा करेगी, जाएगी नहीं, निकल के कहाँ जाएगी, बच के। जब तीनों तरफ से पर्वत हैं तो नीचे से जलवायु आती है, टकरा के पूरी वर्षा यहीं कर देती है, इसीलिए चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। समझ गए मेरी बात को। चारों तीन तरफ से घिरा हुआ नहीं है ना कोई राज्य पर्वतों से, तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है, तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है चेरापूंजी, ठीक है। तो सारी वर्षा टकरा के, मानसून टकरा के वहीं पे वर्षा कर देता है, उसके आसपास वाला। क्या, कहाँ, अरे कोई बात नहीं है, कहीं भी ले लो यार, इसमें ले लो मार्च, अरे ठीक है कहीं भी ले लेना। ये तो मैंने लिख दिया है ऐसे रैंडमली, आपकी बुक में नहीं लिखे हैं,
तो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल ये 100%? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके जवाब दो आप फटाफट। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दो, शीतकाल की वर्षा से कौन सी फसल को फायदा होता है? शीतकाल मतलब समझ रहे हो? शीतकाल मतलब ठंड में वर्षा होती है, अभी भी थोड़ा टाइम पहले हुई थी। तो इससे किस फसल को फायदा होता है? रवि की फसल को। ठीक है, रवि की फसल को फायदा होता है। रवि की फसल कब लगती है? नवंबर दिसंबर में तो लगती है, लास्ट में लगती है ठंड के मौसम में। तो शीतकाल की वर्षा से किसको फायदा होगा? रवि की फसल को फायदा। रात दिन में तापमान में अंतर बहुत ज्यादा कहाँ होता है? थार और मरुस्थल में। थार और मरुस्थल, यहां पर आपने देखा होगा थार मरुस्थल देखे, जब मरुस्थल होता है यहाँ पर, तो वहां पर क्या होता है, दिन के टाइम में तो इतनी चरचराती गर्मी पड़ती है कि लोगों की हालत खराब हो जाती है, और रात के टाइम पे वहीं पे हाथ तापने के लिए वो जलानी पड़ती है, लकड़ी जलानी पड़ती है। दिन के टाइम में हालत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, और रात के टाइम में क्या होगा? ठंड लगेगी, तो आगे जला के तापना भी पड़ेगा। ठीक है, तो तापमान में बहुत अंतर क्या होता है? थार और मरुस्थल की जगह पर। एल नीनो क्या है? जेट वायु धारा। क्या है ये? जेट वायु धारा। एक वायु धारा, जैसे बता रहा था ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है वायु धारा, उसी तरीके से एल नीनो भी क्या है? एक शब्द है एल नीनो, क्या होती है? जेट वायु धारा होती है, याद रख लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखो बच्चों, जनसंख्या एक चैप्टर है आपका, जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। उसमें सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या, किस राज्य की? बिहार की है। बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? सबसे पहले अशिक्षा। अशिक्षा से क्या होता है? अगर शिक्षा नहीं होगी तो ना तो जो माता पिता होंगे उनको ना तो ये पता होगा, वो बच्चे कर लेंगे, खूब सारे बच्चे कर लेंगे, उनको ये मतलब नहीं है बच्चे हमारे पढ़े ना पढ़ें। ठीक है, अगर बच्चे माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो वो चाहेंगे अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं, तो कम बच्चे करेंगे, जनसंख्या कम होगी। बात समझ रहे हो मेरी? और उनको पता भी नहीं होगा कि बच्चे, मतलब उनको मतलब सिर्फ अपने उससे मतलब है, काम करने से मतलब है, बाकी सारी चीज़ों से मतलब है। उनको ये भी नहीं पता कि बच्चे रोके कैसे जाएं कि बच्चे ना हो। समझ पा रहे मेरी बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, लाइक से ठोकते रहो। तो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तो कोई बात नहीं, लाइक से ठोक दो। कम उम्र में विवाह। कम उम्र में विवाह, जब कम उम्र में विवाह हो तो बच्चे ज़्यादा होंगे। अब ज़्यादा उम्र में विवाह हो, ज़्यादा कहाँ से? तुम्हारे अभी विवाह करवा दिया है रोहित शर्मा, कितने बच्चे कर दोगे तुम? हैं? और कौन करेगा? अच्छा, बिना इनकी बहू थोड़े ना बच्चा कर लेंगी, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो कम उम्र में अगर अभी रोहित शर्मा का विवाह कर दिया जाए तो 10-15 बच्चे डाल देंगे ये। ठीक है, तो कम उम्र में अगर विवाह हो जाएगा तो बच्चे ज़्यादा होंगे। अगर मान लो 35-40 में विवाह होगा तो माता पिता थोड़े बहुत ही बच्चे कर पाएंगे, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, बात खत्म। तो कम उम्र में विवाह हो जाता है, एक कारण है जनसंख्या वृद्धि। अशिक्षा, मतलब शिक्षा से अशिक्षा का विवाह होगा तो मतलब शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे वो करेंगे, उनको पता भी नहीं होगा किस तरीके से हम बच्चे कम करें, पढ़ाई लिखाई करवाएं। गर्म जलवायु, ये मतलब फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ की प्रजनन क्षमता अधिक होती है महिलाओं की। क्या होती है? प्रजनन क्षमता। क्या अधिक होती है? प्रजनन क्षमता। क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य इस शब्द का? है क्या? हाँ वही बता रहा हूँ, बच्चा पैदा करने की क्षमता। जैसे हमारी जो इंडिया है ना, यहाँ पर गर्म जलवायु है, गर्मी कितनी सारी पड़ती है, तो यहाँ पर प्रजनन क्षमता महिलाओं की ज़्यादा होती है, खूब सारे बच्चे कर देती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। लेकिन अभी यही क्या जाओगे, अगर आप जाओगे जैसे ठंड वाली जगहों पर, जैसे चीन में चले गए आप, चीन में नहीं तो अब ऊपर चले जाओ, मतलब यूरोप में चले जाओ। यूरोप में वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती, तो वहाँ महिलाएं ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाती। ठीक है, तो प्रजनन क्षमता कम होती है यहाँ। तो जो गर्म जलवायु, हमारे देश की जलवायु अधिक है, इसलिए प्रजनन क्षमता ज़्यादा है। मृत्यु दर का घटना, पहले विश्व युद्ध वगैरह होते थे तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, जनसंख्या कम होती थी। अब कोई युद्ध वगैरह होता नहीं है तो मृत्यु दर मतलब लोग कम मर रहे हैं अब। ठीक है, कम मर रहे हैं, इसलिए ये सारे चारों कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। समझ में आ गई आपको बात? हाँ बोलो बोलो बोलो। पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, एक तो युद्ध वगैरह होते रहते थे। अरे भैया, तुम्हारे रावण के 1 लाख पुत्र, तुम तो नहीं थे कि उनमें से एक? अब जो कुछ क्वेश्चन में लिखे, सबसे ध्यान देते रहो। राज्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, देशों के बारे में बात करें। सबसे जनसंख्या किसकी है? चीन की।
दूसरे नंबर पे आता है भारत। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। लेकिन ये है 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़। अब तो बहुत बढ़ गई है, 135 अराउंड हो गई। सबसे अधिक जनघनत्व राज्य, राज्य की बात चल रही है यहाँ पर। कौन सा सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? बिहार। कितना है? 1102। क्या है भैया ये 1102? जनघनत्व। हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की। बहुत ध्यान से देखो, 1102 कितनी जनघनत्व कितना? 1100। मतलब 1 किलोमीटर, एक वर्ग बना लें, एक एरिया लें बिहार में, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, ऊंचाई तो नहीं मतलब लंबाई चौड़ाई, तो इसमें देखेंगे तो कितने लोग रह रहे होंगे? 1102 लोग रह रहे होंगे 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर इधर इधर एक वर्ग बना लें, बस इसको ही बोलते हैं घनत्व। तो 1102 लोग रहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान। अरे यार राजस्थान नहीं लिख पा रहा। सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश। राज्य की बात हो रही है, यूपी, उत्तर प्रदेश। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत टाइम हो रहा है वैसे भी। बहुत ध्यान से मेरा एक सवाल सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यहां पर है पंजाब, क्या है? यहां पर है पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जनन घनत्व अधिक है पंजाब की उपेक्षा। ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल का जनन घनत्व मतलब जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, पंजाब की उपेक्षा क्यों? रीजन पता नहीं, काफी ज्यादा रीजन है। एक तो रीजन मतलब जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं। पंजाब क्या है? जस्ट पाकिस्तान के बराबर में। पाकिस्तान के बराबर में अगर ये है तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ से लोग क्या करते हैं, चाहते हैं हम यहाँ रहें ना, तो यहाँ जैसे यहाँ के जो निवासी हैं वो चाहेंगे हम इधर निकल जाएं, हरियाणा में निकल जाएं, या फिर ज़्यादातर तो लोग तो पंजाब के कनाडा चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आतंकवादी, हाँ, घटना, आतंकवादी घटना अधिक है पंजाब में, इसलिए लोग यहाँ पर कम रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पश्चिम बंगाल में। दूसरा औद्योगिक, ये जो पश्चिम बंगाल है औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब दिल्ली में लोग ज़्यादा क्यों जाते हैं? औद्योगिक क्षेत्र है दिल्ली, जॉब है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जॉब काफ़ी इजीली दिल्ली में जाना पसंद करते हैं। तो ऐसी पश्चिम बंगाल औद्योगिक क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में रीजन ज़्यादा होने का ये है, यहाँ पर कम होने का रीजन आतंकवादी घटना है। यहाँ पर कोई आतंकवादी घटना नहीं है। दो रीजन हो गए। यहाँ पर मतलब जनसंख्या बढ़ने की दर, ठीक है, वो अधिक है, इसलिए बस एक दो लिख देना बस काफ़ी है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको ज्योग्राफी तो करवा दी पूरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेना ज्योग्राफी में, जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं हम नागरिक शास्त्र पे। किस पे? नागरिक शास्त्र पे। इसमें एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है साफ 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 आपके सामने, क्या है? लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र, लोकतंत्र, व्हाट इज लोकतंत्र? डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? वोट डालना, जनता वोट डालती है, चुनती है अपना उसका। एक होते डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हिंदी में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष कैसे लिखेंगे? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, इसको भी समझेंगे अभी। पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो जो सामने पढ़ा है मैंने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात ही करते हैं। क्या हमारे इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? क्या हमारे इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि हाँ देखो, एक्चुअली लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता का शासन। मतलब आप शासन कर रहे हो, आपके हिसाब से देश चल रहा है। क्या आपके हिसाब से देश चल रहा है? फिर किसके हिसाब से चल रहा है? हाँ मतलब सबके हिसाब से, मतलब क्या आपके हिसाब से चल रहा है? नहीं, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आपके हिसाब से चल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। जब कोई रूल बनाया जा रहा है, कोई पार्लियामेंट में कोई नियम बन रहा है, तो वहां पर आपसे नहीं पूछा जा रहा कि ये रूल बनाए नहीं बनाए,
क्या किस, लेकिन हाँ पूछा जा रहा है, एक सहमति ली जा रही है किसकी, सांसद की, किसकी, सांसद, क्या, सांसद। अगर देश का कोई रूल बनना है तो सांसद, नहीं तो वैसे ये विधायक, एमएलए। अगर राज्य के लिए कोई रूल बनेगा तो उसके लिए आपने एमएलए को चुन रखा है, और पूरे देश के लिए कोई रूल बनेगा उसके लिए आपने सांसद को चुन रखा है। अब सांसद डिसीजन लेगा, आपका कोई रोल नहीं है, आपने तो सांसद को वोट दे दिया, आपने तो सांसद को वोट दिया, अब सांसद चुनेगा जो भी करेगा काम, हाँ या ना, रूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। समझ पा रहे हो आपने वोट दिया सांसद को, सांसद रूल बनाएगा। तो क्या ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है, आपने चुना सांसद को, सांसद बना रहा है रूल, नियम, सांसद मिलकर नियम बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष, हमारे हिंदुस्तान में कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर डायरेक्ट जनता कोई रूल बनाए, नियम बनाए, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे पूछना संभव नहीं है। किसी नियम को बनाने के लिए सबसे पूछना संभव नहीं है, जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो यहाँ पर भी होता है, जो सांसद होते हैं, मान लो कितने सांसद हैं हमारे लोकसभा में, 530 हैं, जो भी हैं, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे अभी, 530 राउंड है, फिर उसके 545 होते हैं टोटल, कुछ मतलब वैसे भी होते हैं। तो इन सब में से 545 सब सहमत नहीं होते हैं, आधे सहमत होते हैं, आधे सहमत नहीं होते हैं। जिस तरफ ज़्यादा, अगर आधे से ज़्यादा सहमत हो गए 545 के आधे से ज़्यादा अगर सहमति में, तो रूल नियम बन जाएगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति से पूछना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। होता क्या है वो भी आपको समझा दिया। अब आ जाओ लोकतंत्र के गुण। जो लोकतंत्र होता है इसके क्या गुण हैं, लोकतंत्र होना क्यों आवश्यक है? अभी तक जैसे मैं आपको पहले हिस्ट्री में पढ़ा के आया, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह, वहाँ लोकतंत्र नहीं था, राजा का शासन था, तो कितनी दिक्कत हो रही थी, आप देख पा रहे होगे। अब क्या है, हर एक जगह पर लोकतंत्र है, तो लोगों का शासन होता है, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो लोकतंत्र के क्या गुण है? सबसे पहले आ जाता है, पहला लिख जरूर रखा है, लेकिन पहले आप ये वाला लिखना, जनमत पर आधारित। लोकतंत्र क्या है? जनमत पर आधारित है। जनमत मतलब, जन मतलब जनता, मत मतलब मतदान, मतदान मतलब अपना वोट देना। जन तो लोकतंत्र किस पे आधारित होता है? जनमत पर। जनमत का मतलब हो गया वोट देना, जनता का वोट देना। तो अगर जो लोकतंत्र होता है वो जनमत पर आधारित होता है, जनता वोट देती है तभी वो सरकार बनती है। तो इसलिए ये एक गुण है किसका? लोकतंत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ जनमत के आधार पर सरकार बनाई जाती है। तो सरकार जो नियम बनता है वो इनडायरेक्टली जनता का ही नियम होता है, ठीक है। दूसरा है लोगों के हितों की रक्षा। तो जनता खुद अपना वो चुन रही है, ठीक है, और 5 साल के लिए चुना जाता है। जब अपना चुन रही तो जनता के हिसाब से अगर वो काम नहीं करेंगे, सांसद काम नहीं करेंगे, तो जनता अगली बार हटा देगी, ठीक है। तो लोगों के हितों की रक्षा होती है। लोकतंत्र की वजह से क्या हो रहा है? लोगों के हितों की रक्षा हो रही है, क्योंकि 5 साल बाद चाहे जनता चाहे तो अगर लोगों के हित की काम नहीं करेंगे, अगर सरकार लोगों के हित में काम नहीं करेगी, तो जनता चाहे तो 5 साल के बाद उनको हटा भी सकती है, ठीक है। तो लोगों के हितों की रक्षा हो रही है। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन मैं सबके मतलब बता रहा हूँ, आपको लिखने पड़ेंगे हेडिंग के अंदर, लिखवा नहीं रहा मैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो ना। जनमत, अब ये जनमत पर आधारित है लोकतंत्र, तो इसमें लिख लोगे अंदर, इसके क्या लिख लोगे? इसके अंदर लिखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। क्या लिखोगे? लोगों के वोट, लोगों के मतदान पर आधारित लोकतंत्र, लोगों के मतदान पर आधारित होता है। और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक लाइन लिख सकते हो। लोगों के हितों की रक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि 5 साल के लिए सरकार होती है, 5 साल के बाद लोग उसको हटा सकते हैं अगर वो लोगों के हित में काम ना कर रही हो, तो ये अब लिखना पड़ेगा। उत्तरदायी शासन में क्या लिखोगे? उत्तरदायी शासन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? उत्तरदायी, उत्तर देना, सरकार को उत्तर देना पड़ता है। अगर कोई नियम, कोई काम किया उन्होंने, वो काम जनता को पसंद नहीं आया, तो उत्तर देना पड़ेगा। कहाँ पर? पार्लियामेंट में खड़े होके वहाँ पूछा जाएगा, विपक्ष वाले लोग पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, जनता पूछेगी ऐसा क्यों किया, तो उनको उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तरदायी शासन होता है। जब लोकतंत्र में क्या होता है? उत्तरदायी शासन, उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। ऐसे लिख दोगे आप, किसी भी नियम के लिए, किसी भी काम के लिए सरकार को जवाब देना पड़ता है, इसको उत्तरदायी शासन कहा जाता है। नागरिकों में गौरव में वृद्धि, नागरिकों के गौरव में वृद्धि लिख लोगे इसमें। उत्तरदायी शासन में क्या होता है? इससे पहले नागरिक गौरव में वृद्धि से अवसर की समानता, सबसे पहले ये लिख लेना, अवसर की समानता। इसके बाद ये लिखना, मतलब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, 3, ये 4 कर लो, नहीं ये 5 कर लो, ऐसे 4 कर लो। अवसर की समानता, अवसर की समानता क्या मतलब है? जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में
लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलेगा। अब संविधान में क्या होता है, सब व्यक्तियों के पास अवसर की समानता होती है। अवसर की समानता मतलब जैसे हिंदुस्तान में बात करें तो सबके पास अवसर बराबर नहीं थे। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, अपर कास्ट के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा अवसर हैं, आराम से उनके पास पहले से ही पैसा है तो और अच्छे मतलब काम कर सकते हैं और अच्छे अपनी तरक्की में कर सकते हैं। अब जो बेचारा गरीब है वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा हमेशा। समझ रहे हो ना, जो जो पिछड़ी जाति से है। तो यहाँ पर अवसर की समानता, हमारे संविधान क्या देता है, हमारा लोकतंत्र क्या देता है, अवसर की समानता देता है, पिछड़ी जातियों को आरक्षण देता है। क्या देता है? आरक्षण। पिछड़ी जातियों को मिलता है आरक्षण। आरक्षण की वजह से क्या हो जाती है, अवसर की समानता हो जाती है। ठीक है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो नागरिकों के गौरव में वृद्धि, लोकतंत्र की वजह से क्या नागरिकों के गौरव में वृद्धि होती है। नागरिक क्या कर सकते हैं, अपने अपने गौरव में वृद्धि के लिए उनके पास अवसर में समानता होती है। कुछ भी लिख लेना अपने अनुसार। आलोचना का अधिकार, आलोचना का अधिकार का क्या मतलब है? हाँ, वही चीज़ है कहीं ना कहीं ये भी उत्तरदायी शासन। यहाँ पर आलोचना का अधिकार, यहाँ उत्तरदायी में उत्तर देना पड़ेगा, यहाँ पर आलोचना मतलब दोनों चीज़ कहीं ना कहीं एक ही है। उत्तरदायी शासन, आलोचना का अधिकार मतलब क्या है कि जैसे जब जितने भी जो गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, वहाँ पर सारे जो सांसद होते हैं वो जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सारे बीजेपी की सांसद थोड़े ना है वहाँ पर, कुछ कांग्रेस के भी चुने गए होंगे, कुछ आप पार्टी के भी होंगे, सब बैठे होंगे। अब बीजेपी गवर्नमेंट कोई नियम बनाएगी तो आलोचना कर देंगे। अगर वो सही नहीं लगेगा नियम तो जो विपक्ष वाले हो आलोचना, आलोचना मतलब समझ रहे हो? आलोचना क्या मतलब है? कहेंगे कि नहीं ये बात गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करो, सवाल उठाएंगे। आलोचना मतलब उनकी गलतियां गिनाना, आलोचना मतलब गलतियां सामने प्रस्तुत करना। गलतियां सामने प्रस्तुत करना आरक्षण की बात हो गई है। उत्तरदायी शासन मतलब उत्तर देना, समझ गए होगे, लिख लेना अपने बात। निर्णयों पर पुनर्विचार, क्या मतलब है इसका? उनमें पुनर्विचार किया जाता है। जैसे आलोचना कर दी इन्होंने क्या किया, विपक्ष वालों ने आलोचना की तो अब ज़्यादा आलोचना हो गई, जनता भी आलोचना कर रही है तो पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा उस पर क्या करना पड़ेगा, पुनर्विचार करके उस नियम को या तो रखा जाएगा अगर सही लगेगा, या फिर उस नियम को हटा दिया जाएगा पुनर्विचार करके। समझ गए? लिख लोगे, ये 6 नंबर में आएगा, पूरा छाप दोगे। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो उसको आप छाप देना। ठीक है, रट लो फटाफट इसको। बच्चों ध्यान से सुनो। अब संविधान निर्माण मतलब जो हमारा संविधान है भारत का, उसका निर्माण कैसे हो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तो संविधान निर्माण में आपको क्या क्या जानना आवश्यक है? कब लागू हुआ ये? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ये। ठीक है, अब जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले बहुत सारी समितियां बनाई गई मतलब एक समिति बैठी कि संविधान कैसे बनाया जाए, क्या हो क्या नहीं हो। तो इसके लिए एक थी प्रारूप समिति। क्या थी? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समझ रहे हो? संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो एक ऐसे सदस्य थे, स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। देखो एक तो टेम्परेरी थे, टेम्परेरी मतलब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या थे? सच्चिदानंद, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो वो सच्चिदानंद कुछ टाइम के लिए अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने, पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा जो बनाई गई थी, संविधान सभा मतलब समझ रहे हो, एक सभा थी जो जो मीटिंग होती थी, संविधान सभा में मीटिंग होती थी संविधान के बारे में कि कैसे लागू हो क्या नहीं हो। तो उसके जो परमानेंट अध्यक्ष थे उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। नेल्सन मंडेला कौन थे? जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन है, महात्मा गांधी है ना, वैसे ही अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला। वो लोगों के हित में बात करते थे जैसे महात्मा गांधी करते थे। इनकी एक बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लिख तो रहा हूं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी बुक है। ठीक है, फ्रीडम मतलब वही समझ रहे होगे आप कि क्या मतलब है इसका। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, सारी चीजें बताता जा रहा हूं आपको। ये ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति, कौन सी समिति? प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बाद में जाके राष्ट्रपति भी बन गए। नेल्सन मंडेला की बुक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है? इन्होंने ये किसके बारे में बात करते थे? ये बात करते थे दलितों के बारे में। दलित मतलब समझ रहे हो?
दलित मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, दलितों नहीं, दलितों के लिए अवसर, दलितों के हित के बारे में बात करते थे। ये किसके बारे में बात करते थे, हित के बारे में। उनको समानता के बारे में बात करते थे कि उनको समानता मिल जाए। समानता कैसे मिल जाए, आरक्षण वगैरह के थ्रू। और क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि उनको निःशुल्क शिक्षा मिल जाए। क्या मिल जाए, निःशुल्क शिक्षा, मतलब बिना पैसे के शिक्षा मिले। किनको, दलितों को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें चाहते थे कि सब कुछ उनको मिल जाए, दलितों को। किसको, दलितों को सब कुछ चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो यहाँ की बात समझ में आ गई। तो संविधान, जो संविधान है, संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है, जनक भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है। क्या, जनक, संविधान, भारत के संविधान के जनक किसको बोला जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा, बस सब चीज जो दलितों के बारे में जो भी चीज होती थी, सब ये चाहते थे सब कुछ उनको मिल जाए। तो इतनी बात क्लियर होगी पूरी, देख लो। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, हाँ? 26 जनवरी। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू या फिर अंगीकृत। लागू मतलब बन तो पहले ही चुका था, बन क्या तो ये पहले ही तैयार हो गया, लेकिन लागू या फिर अंगीकृत कोई भी वर्ड कह सकते हो। कब हुआ, 26 जनवरी 1900। तो बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इसी पेज पे मैं पूरा आपका नागरिक शास्त्र खत्म कर दूंगा। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र बताना है, सामाजिक विज्ञान खत्म, ठीक है। कल का पेपर 70 में 70। ध्यान से समझो, हमारा जो संसद है, क्या है, संसद, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 3 चीजें हैं, हमारे संसद पार्लियामेंट में 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद में कौन सी 3 चीजें हैं, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं बता दे रहा हूं। जो लोकसभा है, इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। कितनी उम्र होना जरूरी है, कितने साल के लिए चुना जाता है, लोकसभा में जो चुना जाता है उसको सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद। कितने सालों के लिए, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और कम, सबसे कम उम्र 25 से पहले अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए तो नहीं हो पाएगा। सबसे कम उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा, 5 वर्ष। अगर मैं बात करूं अगर राज्यसभा के सदस्यों की, तो ये चुना जाता, ये इसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। और कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज्यादा लोकसभा का होता है, याद कर लेना। 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये 30 वर्ष कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी, राष्ट्रपति चुनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसको चुनता कौन है, राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, सांसद, उनको तो जनता चुनती है। राष्ट्रपति कौन चुनता है, हैं? कौन चुनेगा, हाँ? दोनों नहीं। देखो, संसद और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ये जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला सवाल। राष्ट्रपति को कौन चुनता है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब जो संसद है, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है। विधानसभा मतलब हर राज्य में विधानसभा होती है, ध्यान से सुनना, हर राज्य में विधानसभा होती है। उनमें भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत वाले नहीं, केवल निर्वाचित वाले। समझ रहे हो मेरी बात को। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इन सबके संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो चुनेंगे, राष्ट्रपति को वोट देंगे अपना, ठीक है। एक पद्धति होती है, एकल पद्धति करके, एकल पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो 4 नाम होते हैं, चार दे सकते हैं, वैसे 2 भी दे सकते हैं। जैसे 4 नाम दे दिए, चारों राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए। जैसे एक पीयूष खड़ा कर दिया, एक वंश खड़ा कर दिया, एक वेद प्रकाश और एक
रोहित शर्मा। जब इनको खड़ा कर दिया हमने तो होगा क्या, मैंने मान लो दे दिया वेद प्रकाश को नंबर, यहाँ वेद प्रकाश लिखा है, यहाँ वंश लिखा है, यहाँ पीयूष लिखा है और यहाँ पर रोहित लिखा है, रोहित शर्मा। ठीक है, तो मैंने मान लो वेद प्रकाश को यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ वेद प्रकाश लिखा है, यहाँ रोहित लिखा है। अब मैं ये 4 नाम लिखे हैं तो मैं नंबर दूंगा। वेद प्रकाश को मैं नंबर 1 दे दूंगा, पीयूष को नंबर 2 दे दूंगा, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। ठीक है, तो मतलब मैं पहले नंबर पे किसको चाहता हूँ, वेद प्रकाश को चाहता हूँ। ऐसा नहीं है किसी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि किसी को चाह ही नहीं रहा, मैं चाह सबको रहा हूँ, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे किसको चाह रहा हूँ, वेद प्रकाश को। दूसरे नंबर पे पीयूष को चाह रहा हूँ, तीसरे पे रोहित शर्मा, चौथे पे हंस को। समझ गए? तो इस तरीके से राष्ट्रपति की वोटिंग होती है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी आपको। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ध्यान से देखते रहो, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। कौन चुनता है राष्ट्रपति को? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा 25 वर्ष, याद रहेगा आपको, 5 वर्ष के लिए होते हैं, याद रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से हमारे जो संविधान है उसमें हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब हम हमारे अधिकार लिखे हुए हैं, हर नागरिक का अधिकार है, वो अपने अधिकार लेगा ही लेगा। अगर नहीं उसको मिल रहे हैं ना, वो जाके कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। किस पे? गवर्नमेंट पे, या फिर जो भी उसको लेने नहीं दे रहा है। तो 6 कितने अधिकार हैं? 6 और रटना जरूरी नहीं है, रटना नहीं है आपको, बस इतना याद रखना है कि 6 अधिकार हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से रट लेना। 6 अधिकार हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार कौन से? समानता का अधिकार है, मतलब जो अधिकार मुकेश अंबानी के हैं, अनिल अंबानी के हैं, वही अधिकार मेरे भी हैं, आपके भी हैं। ठीक है, समानता का अधिकार है। और इवन अगर कोई पिछड़ी जाति से है तो उसको थोड़ा आरक्षण भी मिलेगा, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, समानता का अधिकार में ही आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, सबको अधिकार है, राइट टू स्पीच, समानता का अधिकार, राइट टू स्पीच। मैं कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के भी खिलाफ कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये नहीं है गाली देने लगूँ, उल्टा सीधा बोलने लगूँ। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आपने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे एब्यूजिंग चैनल हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसके अधिकार नहीं है, वो अधिकार है, लेकिन तब भी वो गलत तरीका है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, अगर कोई शोषण हो रहा है किसी वर्ग का, तो उसका अधिकार है कि वो जाके उसके विरुद्ध आवाज है। धार्मिक अधिकार, मतलब हम चाहें तो अपने मंदिर किसी की भी पूजा करें, हमारे भारत में धार्मिक अधिकार है। हम किसी की जिस मस्जिद बना लो, पूजा कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, अपना अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है हमारे इंडिया में, संविधान में लिखा है। तो मैं नहीं मिली, ले लेते तुम। होते हैं स्कूल जहाँ फ्री शिक्षा, वहाँ पर तो वो भी मिलता है, खाने को खाना भी मिलता है। अरे हर स्कूल में नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों को, उसमें फिर खाने को भी मिलता है उनमें तो। हाँ, यहाँ भी मिलती है। हाँ, तो 6 से 8 तक के जो स्कूल, 6 से 8 तक की क्लास होती है, यहाँ फ्री शिक्षा रहती है ऑलमोस्ट, और वो मिलती है मिड डे मील, खाना वो मिलता है दोपहर में। आ रही है बस समझ या नहीं? तो 6 से 14 साल तक को फ्री शिक्षा का अधिकार है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धार्मिक उपचार। अब ये क्या है भैया? धार्मिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको कोई सा अधिकार नहीं मिल रहा तो आप ये वाला अधिकार यूज करोगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये सबका डॉक्टर है, सबका इलाज करता है। ठीक है, ये आपको अधिकार है कि अगर आपको कोई सा अधिकार नहीं मिल रहा है तो इस अधिकार के अनुसार आप केस कर सकते हो, सरकार के पास जवाब मांग सकते हो। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट क्या है? 6 मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संवैधानिक उपचार का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्वांतनामो जेल है, कहां पर है? क्यूबा में, याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़े। क्यूबा एक शहर है, यहां पर है ये। तो बच्चों ध्यान से अर्थशास्त्र देखो, अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? साक्षरता पर, जीवन प्रत्याशा पर, अर्जित कौशल पर, तीनों पर निर्भर करती है। तीनों पर, सभी पे ध्यान देना, सभी। मानव पूंजी निर्माण होता है, मानव पूंजी निर्माण शिक्षा में निवेश कर दो तो अभी। मानव पूंजी निर्माण क्या मतलब है? पूंजी निर्माण मतलब पैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? शिक्षा में निवेश। अगर आप शिक्षा में निवेश कर दोगे, मतलब पढ़ाई में निवेश कर दोगे, बुक खरीदोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे। ठीक है, तो प्रशिक्षण निर्माण में निवेश करोगे तो भी पूंजी निर्माण होगा। चिकित्सा में अगर निवेश कर दोगे, आप चिकित्सा में निवेश कर दोगे मतलब
कहीं भी जो भी समझ गए होगे आप, तो किसी किसी में भी निवेश कर दो तो पूंजी का निर्माण होता है। गांव में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं? 26%। 26% गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स की बुक है, एक बुक है क्या, पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अमृत सेन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको ये? ठीक है, रुक जाओ बच्चों, एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, इसको और सुन लो ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो क्या है बफर स्टॉक? क्या है बफर स्टॉक? तो आपको बस दो तीन चीज़ याद रखनी है। एक तो जब सरकार क्या करती है, सरकार या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति, समझते हो आप क्या होती है आपातकालीन स्थिति? आपातकालीन स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए बचा के रखी गई वस्तु को बफर स्टॉक कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में किसी वस्तु के इस्तेमाल को बचा के रखने, किसी वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए हम उसको बचा के रख लेते हैं, उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे दाल, चावल, गेहूं, आलू, सब ये क्या करते हैं, जैसे मान लो दाल चावल है, मतलब दाल उग रही है अभी, ठीक है, अभी इस मौसम है दाल का, तो अभी उगा पा रहे हो, फिर नहीं उगा पाओगे, तो क्या स्टॉक में रख ली जाती है उसको। जब नहीं हो पाएगी, जैसे गेहूं है, गेहूं अभी तो हमने कर लिए, एक टाइम आएगा गेहूं नहीं उगा पाएंगे उस टाइम में, ठीक है, रवि की फसल में ही तो उगते हैं गेहूं, तो बाद में हम नहीं कर पाएंगे गेहूं, तो गेहूं को बचा के रखा जाएगा ना, तो उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। आलू है, कोल्ड में रखे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू को बचा के रख लेते हैं। अभी तो आलू हो रहे हैं, तो लेकिन कुछ टाइम बाद आलू नहीं होंगे, तो उसको बफर स्टॉक, मतलब स्टॉक में बचा के रखते हैं, इस सबको बफर स्टॉक कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को? लिख लोगे पेपर में, आपातकालीन स्थिति के लिए चीज़ों को बचा के रखना क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सब सारी चीज़, गेहूं, चावल वगैरह, आलू वगैरह, दाल वगैरह, सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पूरा एसएसटी पढ़ा दिया, पूरा सामाजिक विज्ञान पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको पढ़ना है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार वीडियो देखो। 3 बार वीडियो देखो आप, इसको एक बार अपनी कॉपी पे लिख लो, पेपर से जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, सारा पेपर बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा। और इतना मैंने खड़े होकर आपको पढ़ाया है, तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले, और शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। और लाइक तो कर ही दो, लाइक ठोक दो फटाफट।